तो इनकम टैक्स रीअसेसमेंट, ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में ना एक अजीब सी घबराहट होती है। सही कहा ना? लेकिन सोचिए, अगर इसको एक प्रोसेस की तरह देखा जाए, एक ऐसा प्रोसेस जिसे डरा नहीं बल्कि समझा जा सकता है। चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सालों पुरानी टैक्स फाइलिंग्स को वाकई में दोबारा खोला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी की फाइनेंशियल जिंदगी से जुड़ा है, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इसकी आखिर शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, सब कुछ तब शुरू होता है जब टैक्स डिपार्टमेंट को विश्वास करने का कोई ठोस कारण मिलता है कि किसी इनकम पर ठीक से टैक्स नहीं चुकाया गया। बस इतना ही। इसी पूरे प्रोसेस को रीअसेसमेंट कहते हैं। अच्छा, एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। इसका मतलब है कोई ऐसी इनकम जिस पर या तो टैक्स लगा ही नहीं, या फिर कम रेट पर लगा, या हो सकता है उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा छूट यानी डिडक्शन क्लेम कर ली गई हो। सिंपल। इसको समझने का ना एक बड़ा मज़ेदार तरीका है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक लाइब्रेरियन है, और उस लाइब्रेरियन को कोई नई जानकारी मिलती है जिससे उसे लगता है कि एक किताब, यानी कि हमारे केस में इनकम, लाइब्रेरी के गलत सेक्शन में रखी हुई है। मतलब ये कि उसका ठीक से असेसमेंट नहीं हुआ है और उसे दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि इस लाइब्रेरियन को ये नई जानकारी आखिर मिलती कहाँ से है? ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, इसके कुछ कॉमन कारण हैं, जैसे रिटर्न ही फाइल नहीं किया, या फिर इनकम कम बता दी, या फिर, और ये आजकल बहुत कॉमन है, जो नए डिजिटल सिस्टम्स हैं जैसे AIS या TIS, वहाँ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपके रिटर्न से मैच नहीं कर रही। यही सब चीज़ें हैं जो जांच की वजह बनती हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो सबके दिमाग में घूमता रहता है। आखिर टैक्स डिपार्टमेंट कितने साल पुराने मामले खोल सकता है? ये टाइम लिमिट क्या है? ये जानना हर टैक्स पेयर के लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, कानून के हिसाब से यहाँ दो मेन टाइमलाइंस हैं। एक है नॉर्मल केस और दूसरा खास मामला। नॉर्मल केस में किसी भी असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 3 साल तक केस खोला जा सकता है, सिर्फ 3 साल। लेकिन कुछ खास मामलों में ये टाइम लिमिट सीधे 10 साल तक खिंच जाती है। तो वो खास मामला है क्या? आखिर कब लगता है ये 10 साल वाला रूल? तो सुनिए, 10 साल वाली लंबी विंडो तभी खुलती है जब जो इनकम छिपाने का आरोप है वो एक खास रकम से ज्यादा हो, और वो रकम है 50 लाख रुपए। लेकिन ठहरिए, सिर्फ 50 लाख से ज्यादा की इनकम होना काफी नहीं है। यहां एक और शर्त जुड़ी है। वो शर्त ये है कि जो 50 लाख से ज्यादा की इनकम है वो किसी एसेट के फॉर्म में होनी चाहिए, या कोई बड़ा खर्चा हो, या फिर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ऐसी एंट्री हो जैसे कोई फर्जी या बोगस परचेज दिखा दी। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी 10 साल वाला रूल ट्रिगर होता है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से की, और ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। देखिए, 2021 के बाद से ना एक नया और अनिवार्य प्रोसेस लागू किया गया है, और इस प्रोसेस ने पूरे सिस्टम में एक जरूरी चेक एंड बैलेंस और काफी ज्यादा पारदर्शिता ला दी है। ये है सेक्शन 148A। इसको एक तरह का सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। इसके 4 सिंपल से लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऑफिसर पहले अपनी तरफ से इंक्वायरी करेगा। नंबर 2, टैक्स पेयर को अपना केस समझाने का, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। नंबर 3, ऑफिसर को टैक्स पेयर के जवाब और दिए गए सबूतों पर विचार करना ही होगा। और सबसे आखिर में नंबर 4, उन्हें एक आदेश, एक ऑर्डर पास करना होगा जिसमें लिखकर साफ साफ कारण बताने होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये कोई अंधेरे में होने वाला प्रोसेस नहीं है। ऑफिसर को एक क्लियर रिटन डिसीजन देना पड़ता है। इसे कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब एक ऐसा ऑर्डर जो बोलता है, जो कारण बताता है कि वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और इसी चीज से पूरे प्रोसेस में जबरदस्त पारदर्शिता आती है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सेक्शन 148A का पूरा प्रोसेस हुआ, आपने अपना जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ऑफिसर को लगता है कि नहीं, केस तो बनता है। तब जाकर एक ऑफिशियल नोटिस इशू होता है। तो अब क्या करना है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो करना है, उस साल के लिए एक नया टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भले ही उस साल का रिटर्न पहले फाइल किया हो, यह नया रिटर्न फाइल करना एक अनिवार्य स्टेप है। इसको मिस नहीं कर सकते। और हाँ, सिर्फ रिटर्न फाइल कर देना काफी नहीं है। इसके बाद जो नोटिस में इश्यूज उठाए गए हैं, उन हर एक इशू का जवाब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देना है।
मतलब आपके बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्स, एग्रीमेंट्स, जो भी जरूरी कागजात हैं, उन सबको इकट्ठा करके पोर्टल पर एक डिटेल्ड प्रॉपर जवाब सबमिट करना होता है। चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसी आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है ऐसी सिचुएशंस में। देखिए, 2 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं। गलती नंबर 1, सेक्शन 148 का नोटिस आने के बाद नया रिटर्न फाइल नहीं करना। ये बहुत बड़ी भूल है। और गलती नंबर 2, रीअसेसमेंट के लिए जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी कॉपी ऑफिशियली मांगना ही नहीं। याद रखिए, ये कारण जानना और उनकी कॉपी मांगना हर टैक्स पेयर का अधिकार है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जो नया प्रोसेस है ना, उसने सिस्टम में पारदर्शिता लाई है। अब टैक्स पेयर्स को मामला आगे बढ़ने से पहले ही अपनी बात रखने का, अपना केस समझाने का एक पूरा मौका मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा इस पर सोचिएगा। आज के इस डिजिटल दौर में जब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हर खर्च, हर कमाई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या हमारी कोई भी फाइनेंशियल हिस्ट्री वाकई में गुजरा हुआ कल या अतीत रह गई है? इस पर सोचना जरूरी है।